नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछे हैं कि मेरी कुंडली में बिजनेस करने का योग कैसा है, मैं बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करूं और कब से प्रारंभ करूं, आर्थिक स्थिति मेरी खराब है फिलहाल, ये कब बेहतर होगी, मेरा व्यवहार कैसा रहने वाला है घर वालों के साथ और बाकी लोगों के साथ, क्या मैं अपने माता पिता को जीवन में सुख दे पाऊंगा या फिर नहीं, गरीबों की मदद कर पाऊंगा या फिर नहीं, और लग्जरियस लाइफ को लेकर के, विवाह को लेकर के और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी इन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं जिनका एक एक करके हम आखिर में उत्तर देंगे। लेकिन सीधे चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ हो रही है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वो जाकर के धनु राशि में विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और धनु राशि की। लग्न की तरफ चले तो लग्न का जो बल है वो बहुत बढ़िया है, 15 डिग्री का लग्न है। वृषभ लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न, ऐसे लोग देखा जाए तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत के दम पर जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। शनि इस कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग मेहनती होते हैं और सबसे बड़ा इनका जो अस्त्र होता है वो मेहनत ही होता है और स्वभाव से ये बहुत ही अच्छे होते हैं। यहां पर देखा जाए लग्नेश उठ करके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश यहां पर कुंडली में धन योग या महाधनी योग बना रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर भाव का स्वामी ग्रह लग्नेश ही उठ करके धन भाव में चला गया। तो निश्चित रूप से यहां पर ये जीवन में चाहे तो खूब सारा धन और ऐश्वर्य कमा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र को देखें यहां पर मित्र बुद्ध की राशि में जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो खूब मेहनत करिए और जीवन में खूब सारा धन कमाइए। यहां पर देखा जाए शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, वाणी का भी स्थान होता है, तो यहां पर बैठ करके जो शुक्र है ये वाणी में भी लाभ करवाने वाले हैं। इस कुंडली में शुक्र षष्ठेश भी है और षष्ठेश उठ करके द्वितीय भाव में गया हुआ है। शत्रुओं से भी आप चाहें तो जीवन में लाभ वगैरह अर्जित कर सकते हैं, उसमें भी कोई खास परेशानी नहीं है। यहां पर एक बात है कि शुक्र 3 डिग्री के हैं, तो ये बाल अवस्था के हैं। लग्नेश है, शुक्र महाधनी योग बना रहा है। आपको चाहिए कि आप इस शुक्र का जो है संपूर्ण लाभ उठाएं, तो निश्चित रूप से शुक्र के कुछ उपाय करने चाहिए आपको जिससे कि शुक्र 100% आपको रिजल्ट दे सके। यहां पर सिर्फ वो 25% काम कर रहा है क्योंकि वो बाल अवस्था में है। इसके बल को आप बढ़ा देंगे तो यहां पर शुक्र आपको बहुत सारा धन देगा, जीवन में ऐश्वर्य देगा, स्त्री सुख में भी वृद्धि कर देगा, वाणी का भी लाभ देगा। परिवार के भाव में बैठा हुआ है, परिवार के साथ संबंध द्वितीय भाव से देखते हैं, वहां पर शुक्र बैठा हुआ है, तो परिवार के साथ संबंधों को ये बढ़िया बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे और इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी ये आपको लाभ दिलवाते रहेंगे। भले ही शत्रु की राशि को क्यों ना देख रहे हो, लेकिन फिर भी ये ससुराल पक्ष से आपको लाभ दिलवा देंगे। तो शुक्र को आपको बल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु देखा जाए तो कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। कई बार बताया है कि राहु यदि तीसरे भाव में बैठ जाए तो वो कारक हो जाते हैं। तीसरा भाव होता है साहस पराक्रम, छोटे भाई और बहन का। यहां पर राहु बैठा हुआ है, कारक हो जाते हैं। राहु तीसरे भाव में 50% का बल है राहु के पास, 23 डिग्री का राहु है। बैठा है किसके? तो चंद्रमा की राशि में। ये वीक पॉइंट बना और चंद्रमा की प्लेसमेंट देखें तो वो अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो बैठा हुआ राहु है, अभी भी मैं इसको अच्छा मानूंगा, इस राहु को मैं खराब नहीं मानूंगा, लेकिन अब ये राहु बहुत सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। एक बात और बता दूं कि वृषभ लग्न की कुंडली में राहु केतु कारक हो जाते हैं, बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन चूंकि चंद्रमा की राशि में राहु है, शत्रु मानते हैं ये चंद्रमा को, अति शत्रु मानते हैं ये चंद्रमा को, और चंद्रमा की प्लेसमेंट खुद भी अच्छी नहीं है, तो यहां पर बहुत जबरदस्त परिणाम तो नहीं देगा। हो सकता है जितनी आप मेहनत करें उतना आपको लाभ ना मिल पाए। भाई या बहन यदि आपसे छोटे हैं तो उनके साथ संबंध अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें, नहीं तो कई बार जो है ये भी देखा गया कि उनके साथ संबंध जो है खराब हो जाते हैं। मित्र वगैरह से जो है आपको संभल करके रहना चाहिए और हो सकता है तो आपको कुछ परेशानी उनके साथ भी कम्युनिकेशन वगैरह में देखने को मिल जाए, तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि डालेंगे कहां, तो आपके वैवाहिक जीवन के भाव के ऊपर। तो कहीं ना कहीं विवाह में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं हुई तो यहां पर ये राहु और भी ज्यादा परेशानी कुंडली में खड़ी करने वाले होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, तो विदेश वगैरह की यात्राएं और खूब सारी यात्राएं ये राहु आपको करवाने वाले होंगे। राहु की दशा में ये हो सकता है तो आपका जो भाग्य है वो अचानक से आपका साथ दे जाए या तो आपका साथ ना दे। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, राहु जो है ना वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है। शनि की राशि को देखेगा, मान लीजिए शनि की प्लेसमेंट बढ़िया हुई तब तो राहु काफी हद तक आपको सपोर्ट कर जाएगा, अदरवाइज कई बार जो है ये आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। हायर एजुकेशन वगैरह में भी थोड़ी परेशानी यहाँ पर कुंडली में नजर आ रही है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, गुरु की राशि को देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको नहीं देने देगा। मंगल के ऊपर चलते हैं, मंगल 6 डिग्री का है कुंडली के और छठे भाव में यहां पर विराजमान है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपका जो मंगल है ये वक्री है। यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, मैं आपको बता देता हूं कि मंगल देव जो है यहाँ पर ये वक्री है, रेट्रोग्रेड है आपका मंगल, छठे भाव में बैठा हुआ है। अब मंगल इस कुंडली में कौन है, तो वो सप्तमेश है और द्वादशेश है, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली में जो मंगल देव है वो मार्केश बनते हैं, यानी कि मारक ग्रह बनते हैं। अब देखिए, विवाह भाव का स्वामी ग्रह अपने घर से 12 घर पीछे जाकर के बैठा हुआ है, और तो और कहां बैठ गया, तो कुंडली के छठे भाव में। किसकी राशि में, तो शुक्र की राशि में, और शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री नहीं है, तो शत्रुता के साथ यहां पर जो मंगल देव है वो छठे भाव में बैठ गए हैं। ये बढ़िया स्थिति नहीं है, विवाह को लेकर के ये बढ़िया स्थिति नहीं है, पार्टनरशिप को लेकर के भी ये बढ़िया स्थिति नहीं है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, अदरवाइज जो है विवाह टूट सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राहु की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है और यदि मंगल की प्लेसमेंट बढ़िया नहीं हुई तो परेशानी बढ़ जाएगी। और मैंने आपको अभी बताया कि मंगल की प्लेसमेंट कोई खास अच्छी नहीं कही जा सकती है, तो निश्चित रूप से आपको विवाह जो है सोच समझ के करना चाहिए। मंगल वक्री है तो कई बार जो है क्लेश की स्थिति करवा सकता है, अनबन बढ़ा सकता है पत्नी के साथ, तो निश्चित रूप से कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। 6 डिग्री का मंगल है, यहां पर बैठा हुआ है कुंडली के छठे भाव में, शत्रुओं के ऊपर यह आपको विजय देगा और कहीं ना कहीं जो है आप उलझ भी सकते हैं लोगों से, शत्रुओं से, तो उलझने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें कि आप उनसे उलझे नहीं तो जो है आपको थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है चोट चपेट का योग बना देता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, ब्लड संबंधित चीजों का आप ध्यान रखेंगे। मंगल मारक ग्रह है तो इसकी दशा भी आपके लिए बहुत जबरदस्त नहीं रहने वाली है, जब भी आएगी। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि जरूर है, तो मंगल की दशा अंतर्दशा में आप थोड़ी बहुत यात्राएं कर सकते हैं, उसमें ये आपको लाभ दे देगा। योग कारक नहीं है तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि ये भाग्य में जबरदस्त वृद्धि कर देगा, क्यों, क्योंकि ये मारक ग्रह हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, 12वें घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर को मंगल देखेगा, तो इस भाव की रक्षा करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है, अपने भाव को देखता है, तो खराब परिणाम कभी नहीं देगा। तो यहां पर जब 12वें घर को देखेगा तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, विदेश की यात्राएं आपको दे सकता है, उससे लाभ करवा सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर, अष्टम दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, पेशेंस की कमी दे सकता है, चिड़चिड़ापन दे सकता है, आपको उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बेसिकली इस मंगल के बारे में मैं यही कहूंगा कि जब भी कुंडली जो है जब भी आप विवाह करें तो कुंडली मिलान को जरूर प्राथमिकता दें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, 20 डिग्री का चंद्रमा है, यहाँ पर गुरु की राशि में बैठा हुआ है। देखिए, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ गया, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। गुरु की राशि में बैठा है, ये भी बढ़िया है। गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो जबरदस्त लाभ हो गया। यहाँ पर अति मैत्री के साथ यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए। चंद्रमा है कौन इस कुंडली में, तो तृतीयेश है, यानी कि कारक नहीं है लेकिन मारक भी नहीं है, एक समग्रह कहलाएगा इस कुंडली में। तृतीयेश जाकर के अष्टम भाव में बैठ गया, यानी कि हो सकता है बहुत ज्यादा आप जो मेहनत प्रयास कर रहे हैं उसका आपको कई बार विशेष लाभ देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसके अलावा आप इस चंद्रमा को ध्यान से देखिए, चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, साथ में कोई नहीं, और आगे कौन है, तो वो है केतु। इस चंद्रमा को केमद्रम नामक एक दोष लग जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, कुछ लाभ देगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि केमद्रम दोष भंग हो जाएगा या केमद्रम दोष का आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको केमद्रम दोष लग जाएगा इस कुंडली में चंद्रमा को, और आपका जो मन है ना वो शांत नहीं रहता है,
और तो और आपको मैं बता दूं कि फिलहाल आपके ऊपर से 7.5 चल रही है और 7.5 का आखिरी चरण आपको चल रहा है। तो अभी भी जो 2 सवा 2 वर्षों का समय है वो आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। ये मानसिक पीड़ा आपको दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 20 डिग्री का चंद्रमा है, बल बहुत है इस चंद्रमा के पास। ये चंद्रमा आपको गूढ़ रहस्यों के पीछे ले जा सकता है, अध्यात्म की तरफ इंटरेस्ट दिलवा सकता है और उन क्षेत्रों में आपको सफलता भी दिलवा सकता है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ये आपको इंटरेस्ट दिलवाएगा अपनी दशांतर दशा में। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चंद्रमा की दशा में कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कफ वगैरह का, टॉन्सिल वगैरह का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जो पड़ेगी ये भी आपको वाणी वगैरह में लाभ ही करवा देंगे, उसमें कोई खास नुकसान ये नहीं करवाएगा। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों को ये बहुत बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बेसिकली चंद्रमा जो यहाँ बैठा है कि मध्यम दोष में, ये आपके मन को थोड़ा परेशान कर सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। यहां पर केतु देखा जाए तो कुंडली के नवम भाव में, भाग्य भाव में आकर के विराजमान है शनि की राशि में, और शनि चले गए 12वें घर में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब यहां पर जो केतु बैठे हुए हैं शनि की राशि में, शनि की राशि में केतु अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन चूंकि शनि की प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है तो केतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएगा। वही वाली बात जो मैंने राहु के लिए आपको बोली थी कि राहु यहां पर कारक हो जाते हैं तीसरे भाव में, लेकिन चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है और तो और वो शत्रु राशि में बैठे थे, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे जाएंगे। फिर भी मैंने आपको बोला कि राहु तीसरे भाव संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स आपको नहीं देने वाला। यहां पर उसी प्रकार जो केतु है अध्यात्म वगैरह से आपको जोड़ने का कार्य करेंगे। शनि की प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है तो हायर एजुकेशन में परेशानी आएगी, पिता की स्थिति खराब हो सकती है, वो भी देखने की जरूरत है। पिता के लिए कई बार बताया कि नवम भाव के साथ साथ हम दसम भाव को भी कंसिडर करते हैं, तो यहां पर पिता की स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। और केतु यहां पर बैठ करके अध्यात्म वगैरह से इंटरेस्ट आपको दिलवाएगा। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर जो पड़ेगी, नीच की दृष्टि है, कंफ्यूजन खड़ी करेगी आपके लिए, डिसीजन मेकिंग क्षमता वीक करेगी आपको। ज्ञान भी देगा, ऐसा नहीं कि केतु सिर्फ खराबी करता है, केतु ज्ञान भी देता है, तो केतु आपको ज्ञान जरूर देगा लेकिन भ्रम की भी स्थिति आपको देने वाला होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, फिजूल की दौड़ भाग ये आपको करवाने वाला है जिससे आपको कोई विशेष लाभ देखने को ना मिले। इसके अलावा केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, और पंचम भाव के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे तो शिक्षा को लेकर के हो सकता है थोड़ी परेशानी देखने को मिले। यदि बुध की प्लेसमेंट गड़बड़ होती है तब तो निश्चित रूप से आपके शिक्षा में परेशानी खड़ी हो जाएगी। केतु भी यहां पर करीब 50% बलाबल के साथ विराजमान है। तो कहने का मतलब है कि राहु केतु की प्लेसमेंट तो ठीक ठाक कही जाएगी, लेकिन जिनके घर में ये ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर ना होने की वजह से ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे जा रहे। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु लाभ स्थान में है, स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। कैसा है तो 25 डिग्री का है, बाल अवस्था का गुरु है। यहां पर बल भी इसके पास करीब 25% के आसपास का ही माना जाएगा। इस कुंडली में गुरु मारक ग्रह है, वो अष्टमेश है और लाभेश है। लाभेश लाभ भाव में ही बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लाभ जरूर करवा देंगे। स्वग्रही है, लाभ स्थान में भावनाश नहीं करेगा। गुरु लाभ स्थान में अकेले बैठे हैं तो भावनाश करते हैं, लेकिन चूंकि अपने ही घर में विराजमान है तो भावनाश ये नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर जो है काफी हद तक गुरु आपको लाभ देने वाले हैं। क्या लाभ तो धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ। तो निश्चित रूप से यहां पर जब गुरु की दशा आएगी तो जीवन में धन और मान सम्मान संबंधित विशेष लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बढ़िया स्थिति खड़ी कर देंगे। जो मैंने परेशानियां बताई थी कि कई बार भाई के साथ बहुत ज्यादा संबंध खराब हो जाना, मित्र वगैरह से भी जो है परेशानी होना, उसमें गुरु कमी लाएगा, उसमें आपको लाभ पहुंचा देगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है। आपके साहस पराक्रम को ये और बढ़ाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, तो जो केतु थोड़ी बहुत परेशानी आपको देते वो परेशानी को गुरु दूर कर देंगे। भले ही मारक ग्रह है, लेकिन शिक्षा संतान में ये गुरु आपको लाभ देगा और पूर्ण लाभ देगा। अपनी तरफ से गुरु पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको शिक्षा और संतान में लाभ की स्थिति बना करके रखें। यदि बुध की प्लेसमेंट बढ़िया हुई तो निश्चित रूप से यहां पर ये गुरु विशेष रूप से आपको लाभ दे जाएंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह की राशि के ऊपर, विवाह भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन में परेशानी है उसमें भी कमी आ जाएगी। अब देखिए, राहु की दृष्टि जो पड़ रही थी वो नेगेटिव थी, गुरु की दृष्टि वरदान होती है, अमृत होती है, अमृत के समान होती है, तो कहीं ना कहीं राहु के द्वारा दी गई नेगेटिविटी को गुरु काट देगा। लेकिन मंगल चूंकि डाउन है आपका, तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि कुंडली मिलान नहीं करेंगे तो परेशानी जरूर आएगी।
राहु की तो नेगेटिविटी को चलिए गुरु काट देगा, लेकिन मंगल खुद, जो कि इस घर का स्वामी ग्रह है, वो खुद कमजोर है, नेगेटिव भाव में चला गया, वो दोष बना रहा है द्विद्वादश का, तो थोड़ी परेशानी वैवाहिक जीवन में खड़ी करेंगे। तो गुरु की दृष्टि बढ़िया है, उसका लाभ लेना है आपको, तो काफी हद तक कुंडली मिलान कर लेंगे, कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, अन्यथा परेशानी जरूर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। शनि सूर्य और बुध एक साथ युति बना करके आपके 12वें घर में विराजमान है, तो 3 ग्रहों की युति हुई है यहां पर, और सूर्य के करीब आ जाने की वजह से शनि जो है वो अस्त हो गए हैं, सी लिखा है मैंने, यानी कि शनि जो है वो कम्बशन में आ गए हैं। 21 डिग्री का सूर्य है, 14 डिग्री के शनिदेव है यहां पर। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। फिर से बोल दूं, बुधादित्य योग 12वें घर में बहुत काम का नहीं होता है, निश्चित रूप से ये बात उचित है, लेकिन ये तो कहेंगे कि हाँ बन जरूर रहा है, युति हुई है, 2% लाभ हो या 100% लाभ हो, बन तो रहा है योग, ऐसा तो हम कहेंगे। सूर्य 21 डिग्री के हैं यहां पर। सूर्य कौन है इस कुंडली में? तो सुखेश हैं और जाकर के बैठे हुए हैं विदेश के भाव में, खर्च के भाव में, नुकसान के भाव में। कैसा बैठा है सूर्य? तो उच्च की राशि में बैठा है, उच्च का नहीं बैठा, 10 डिग्री तक ही उच्च का होता है सूर्य, लेकिन इतना कहेंगे कि ये सूर्य उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। 12वें घर में सूर्य उच्च का हुआ है, 12वां घर अस्पताल का होता है, अस्पताल से जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। विदेश जाकर के आप जीवन में विशेष लाभ कमा सकते हैं। कई बार मैंने बताया है कि विदेश का मतलब आउट ऑफ इंडिया ही नहीं होता। यदि आप अपने राज्य को छोड़ करके या अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति साउथ इंडिया चला जाए, ईस्ट चला जाए, नॉर्थ ईस्ट चला जाए, तो भी एक तरीके से माना जाएगा कि वो जन्म स्थान से बहुत दूर चला गया। तो यदि आप अपने जन्म स्थान से, बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं, तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको ये विशेष लाभ दिलवाएंगे। अध्यात्म वगैरह के क्षेत्र में भी ये आपको विशेष लाभ दिलवाएंगे। यदि आप मेडिकल क्षेत्र में होते तो सूर्य आपको विशेष रूप से लाभ करवाते। सूर्य की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध के ऊपर चलते हैं। 1 डिग्री का बुध है तो बल बुध के पास काफी कम हो जाता है। 1 डिग्री का बुध है, बल बहुत कम हो जाएगा, बाल अवस्था का ये बुध यहां पर माना जाएगा। सूर्य के बारे में बता दूं, इसके पास बल करीब 50% का है, ये वृद्ध अवस्था के हैं। बुध यहां पर 1 डिग्री बलाबल के साथ बाल अवस्था में है, और बुध इस कुंडली में कौन है? तो वो द्वितीयेश है, यानी कि धनेश है, वाणी भाव के स्वामी ग्रह हैं, परिवार के साथ संबंध भाव के स्वामी ग्रह हैं, और कुंडली के पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है कौन? तो वो है बुध। तो इस कुंडली में जो बुध है वो एक योग कारक ग्रह है। सबसे ज्यादा योग कारक कौन है? मैंने बताया था आपको कि शनि है। क्यों है वो मैं बताऊंगा। तो यहां पर दूसरे जो योग कारक ग्रह बनते हैं वो बनते हैं बुध। और लाभेश देखिए तो नुकसान और खर्च के भाव में जाकर के बैठ गया, ये बढ़िया स्थिति नहीं है, क्योंकि देखिए धनेश जो है ना वो जाकर के बैठ गए हैं नुकसान के भाव में। तो धनेश का, धन भाव के स्वामी ग्रह का नुकसान के भाव में या खर्च के भाव में जाकर के बैठना अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो शिक्षा, संतान भाव का स्वामी ग्रह अपने ही भाव से षडाष्टक नामक दोष बना रहा है। षडाष्टक दोष क्या होता है? तो यहां से यदि आप गिनेंगे तो 8 घर, और इधर से गिनेंगे तो 6 घर दूर हैं। तो 6-8 का जब संबंध किसी भाव से उसका स्वामी बना लेता है तो इसे कुंडली में हम षडाष्टक दोष कहते हैं, जिस वजह से कुंडली के पंचम भाव से जुड़े हुए जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो शिक्षा को लेकर के थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि संतान भाव के ऊपर पड़ रही है, शिक्षा भाव के ऊपर पड़ रही है। तो बुध को आप थोड़ा बेहतर कर लें, मेहनत को बढ़ा दें, तो शिक्षा, संतान में भी आपको लाभ दे देंगे। अदरवाइज यहां पर जो बुध है वो खर्च ज्यादा करवाएंगे, धन एकत्रित करने में थोड़ी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ संपत्ति वगैरह भी जो है उसको लेकर के भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, यानी कि घर के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के भी परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं यहां पर दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर। स्किन संबंधित रोग का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि, माफ करिए, शनि जो है वो 12वें घर में विराजमान है। 14 डिग्री का शनि है, लेकिन अस्त का है। अस्त का है तो सबसे पहले तो दृष्टि होगी नहीं शनि के पास। शनि इस कुंडली में कौन है? भाग्येश है और कर्मेश है, यानी कि नवम भाव और दसम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि। इस कुंडली में भाग्य, हायर एजुकेशन, लंबी दूरी की यात्राएं, कर्म स्थान, करियर और पिता, जो ओरिजिनल हाउस होता है पिता का, उस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव। जा करके 12वें घर में बैठ गए, कैसे? तो नीच की राशि में।
मेष राशि में शनि देवता नीच के हो जाते हैं। हालांकि कई सूत्र से जो है यहाँ पर शनि की नीचता भंग हो रही है, जैसे कि सूर्य साथ में बैठ गए तो शनि की नीचता भंग हो गई, मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो भी शनि की नीचता भंग हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शनि यहाँ पर अस्त के हैं, शनि अस्त का है तो काफी कमजोर हो जाएंगे ये और आपको रिजल्ट ठीक से नहीं दे पाएंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त का होता है तो इसके बारे में ये कहा गया है कि उसके कारकत्व में ही कमी आ जाती है, उसके कारकत्व में कमी आ जाती है, यानी कि वो रिजल्ट ठीक से नहीं दे पाता है व्यक्ति को। कुछ भी रिजल्ट चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ठीक से रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो शनि आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह है, उसको बल देना, पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शनि को बलवान करें। शनि जो है यहां पर बलवान होंगे तो करियर में, भाग्य में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं आपके दशाओं के ऊपर, और दशाओं के ऊपर बात करें तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में फिलहाल आपको बुध की अंतर्दशा चल रही है। ये समय थोड़ा सा आपका ध्यान भटकाने वाला है, और क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, 12वें घर में बुध बैठा है, 8th हाउस और 12th हाउस विशेष रूप से अभी आपका एक्टिवेशन में है, तो कोई विशेष लाभ अभी इस समय आपको देखने को जीवन में नहीं मिल रहा होगा। कहीं ना कहीं आप जो है मन से ही परेशान हैं, क्योंकि 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, मैंने आपको बताया है, तो मन शांत नहीं है आपका। ऊपर से अष्टम भाव और 12वें भाव का यहाँ पर एक्टिवेशन में आना, तो ये समय है थोड़ा सा संयम रखने का, मेहनत करने का। संयम रखें, मेहनत करें, और जो उपाय मैं आपको देने वाला हूं वो करें। जब बढ़िया समय आएगा आपका 2021 में आएगा आपका बढ़िया समय, नवंबर 2021 से आपका बढ़िया समय आने वाला है। वहां से आपकी जो गाड़ी है, वो जीवन की जो गाड़ी है, वो रफ्तार पकड़ लेगी। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। बिजनेस के योग है या नहीं? बिल्कुल है बिजनेस के योग, लेकिन कुछ उपाय करने जरूरी हैं, और एक सुझाव बहुत जरूरी है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, पार्टनरशिप में बिजनेस आप कभी नहीं करेंगे। बिजनेस ना करना हो तो मत करें, लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस कभी नहीं करेंगे आप। बिजनेस के योग है कुछ हद तक, शुक्र बलवान है आपका, लग्नेश है, थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है, बुद्ध वगैरह को बेहतर बनाना जरूरी है, तब जाकर के जीवन में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। बिजनेस कब प्रारंभ करें? नवंबर 2021 से बढ़िया योग है। छोटे से प्रारंभ करिए, बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में मत करिए। छोटे स्तर से यदि बिजनेस ही करना है तो छोटे स्तर से फिलहाल प्रारंभ करिए। बढ़िया समय है कब से? तो नवंबर 2021 से। किस क्षेत्र में बिजनेस करें? देखिए, शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र पकड़ लीजिए आप। शुक्र से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उसको पकड़ लीजिए आप, बहुत लाभ मिल जाएगा। तो क्या क्या होता है शुक्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र? तो गारमेंट्स यानी कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार, सॉफ्टवेयर वगैरह से जुड़ा हुआ व्यापार, परफ्यूम, इत्र, सुगंधित जो चीजें होती है उनसे जुड़ा हुआ व्यापार, लग्जरियस आइटम्स, गैजेट्स, कॉस्मेटिक जो होते हैं श्रृंगार के सामान, वो सब के सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। या फिर महिलाओं से जुड़े जितने भी सामान होते हैं साज श्रृंगार के, वो सब के सब शुक्र से जुड़े हुए आते हैं। तो उनसे जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा जीवन में। इसके अलावा आपने पूछा है आर्थिक स्थिति खराब है, देखिए वो बिल्कुल नजर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं, लेकिन शुक्र जाकर के बैठा है बुध के भाव में। बुध कहां चले गए? तो खुद नुकसान के घर में 1 डिग्री का बुध बैठा हुआ है। बुध यहां पर मैं आपको बता दूं कि मंगल की राशि में है। सबसे बड़ा शत्रु जो बुध का है वो है मंगल, और तात्कालिक शत्रुता में भी हो गए क्योंकि मंगल सामने बैठ गए। तो कहीं ना कहीं यहां पर तात्कालिक शत्रुता, तो अति शत्रु हो गए। ऊपर से 12वें घर में, मतलब एक तो नीम ऊपर से करेला, एक तो नीम और ऊपर से करेला, इसलिए यहां पर जो बुध है वो काफी वीक हो रहे हैं आपके। और मैंने बताया था कि बुध आपको धन देने वाला ग्रह है, उसको बेहतर करना जरूरी है। फिलहाल आपकी आर्थिक स्थिति खराब नजर आ रही है। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरा व्यवहार कैसा रहेगा घर वालों के साथ। देखिए, जब तक मैंने शुक्र की प्रिडिक्शन की तब तक तो मैंने बोला कि बढ़िया नजर आ रहा है परिवार वालों के साथ संबंध, लेकिन और ज्यादा बेहतर करना है तो बुध को ठीक करें, नहीं तो बीच बीच में परेशानी नजर आती रहेगी। क्योंकि उस घर के जो स्वामी ग्रह है ना, फैमिली रिलेशन को हम द्वितीय भाव से देखते हैं, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, उसकी स्थिति बढ़िया नहीं है। तो शुक्र को बल दें और इसको पॉजिटिव करें, अपने आप ऑटोमेटिकली स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है दूसरे लोगों के साथ मेरे संबंध कैसे रहने वाले हैं? अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। मित्र के साथ भी आपके संबंध में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, रिलेटिव्स के साथ भी आपके संबंध में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव उसके पीछे का कारण है, जहां पर राहु बैठा हुआ है, जो कि अचानक से रिजल्ट दे देता है, सडन रिजल्ट देता है। बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो रिलेटिव्स से आप बहुत ज्यादा उम्मीद रखें, इसकी सलाह मैं आपको नहीं देने वाला हूं।
इसके बाद इन्होंने बोला है माँ बाप को सुख दे पाऊंगा या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। उसके बाद निश्चित रूप से यदि आपके मन में ही ये चाहत है तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो पहले आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, उसके बाद इन चीजों के बारे में आप सोचिए, निश्चित रूप से आप दे पाएंगे। कुंडली के पीछे मत भागिए, बस आप ये जान लीजिए आज कि आपके मन में बहुत पॉजिटिव सोच है। करियर बनाइए, करियर बन जाएगा। इस पॉजिटिव सोच को हमेशा अपने साथ रखिए, आप ये काम कर पाएंगे। कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए कि माता पिता को सुख दे पाऊंगा कि नहीं, गरीबों की मदद कर पाऊंगा कि नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी खुद की मदद कीजिए, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। आपका गुरु बहुत बढ़िया स्थिति में है, इसीलिए आपके मन में ये विचार आया। आप कर पाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन फिर से वही बोलूंगा, अपनी मदद पहले कीजिए। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी भी मदद आप करेंगे। लग्जरियस लाइफ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, घर से थोड़े दूर चले जाइए, चांसेस ज्यादा है। घर पर रहेंगे तो चांसेस थोड़े कम है। और शनि और बुध को बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही जो कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही। लाइफ पार्टनर कैसी होगी, देखिए यहां पर थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, लेकिन आपका शुक्र बहुत बढ़िया है, शुक्र अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि पत्नी अच्छी मिलेंगी, लेकिन हो सकता है तो मतभेद की स्थिति आप दोनों के बीच में देखने को मिले। इसीलिए मैंने बोला कि कुंडली मिलान जरूर कर लें, कुंडली मिलान जरूर कर लेंगे, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका सप्तम भाव थोड़ा वीक पड़ रहा है। और इसके बाद आपने पूछा है विवाह कब होगा। 27-28 वर्ष से पहले विवाह नहीं करेंगे आप। मेरी सलाह है आपको, 27-28 वर्ष से पहले विवाह आप नहीं करेंगे और आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप कर सकते हैं, जब भी मुहूर्त बने आप देख लीजिए टाइमिंग, उसके बाद आप बेफिक्र होकर के करें। इसके बाद आपने पूछा है बिजनेस जन्म स्थान पर करूंगा या फिर बाहर। मेरे अनुसार आपको बाहर करना चाहिए, ज्यादा लाभ मिलेगा देखने को। इसके अलावा आपने पूछा है कि स्वास्थ्य मेरा कैसा रहने वाला। मैंने बताया था कि स्वास्थ्य के लिए आपको जो मंगल यहां पर बैठे हुए वो थोड़ी सी बाधा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य बहुत खराब हो इसका कोई मतलब ऐसा कोई योग नजर नहीं आ रहा। अभी फिलहाल तो आप मन से परेशान हैं और मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, तो झगड़े लड़ाई से दूर रहें आप, और टेंशन ज्यादा ना ले जीवन में, क्योंकि चंद्रमा भी डाउन है और मंगल लग्न को देख रहा है, तो हो सकता है कि हाइपर टेंशन की ही परेशानी ये आपको दे दे। तो उन सब चीजों से बचना है। मैं उपाय जो बताने वाला हूं 4 से 5 उपाय दूंगा, उसी में आपके ज्यादातर ग्रह बली और पॉजिटिव भी हो जाएंगे और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहने लगेगा। आखिरी प्रश्न है इनका, नया घर कब ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए नया घर यदि आप लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये आपकी कुंडली है, तो ये आपके अनुसार ही देखा जाएगा। तो नया घर लेने में अभी थोड़ा सा समय है, पहले आप मेहनत करिए, पैरों पर खड़े हो जाइए, कुछ सालों के बाद आप ले पाएंगे। यदि मान के चलता हूं कि आज आपके पास पैसे हैं और आप अब तब मुझसे पूछ रहे हैं कि नया घर लेने का योग बस बता दीजिए, आप बस योग बता दीजिए, मेरे पास पैसे हैं, तो वो योग आज से करीब 1.5 साल के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट योग आपको मिल जाएगा 2021 के नवंबर से 2022 में आपको वो योग नजर आएगा। लेकिन सबसे जरूरी ये है, मुझे भी पता है कि अभी आप अपने पैरों पर खड़े नहीं है, तो पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप ये सारी चीजें ले पाएंगे, बढ़िया घर बना पाएंगे। उसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है तो आपका जो मकान भी बने वो आपके जन्म स्थान पे नहीं बने, दूर बने, इसके चांसेस ज्यादा हैं, और दूर बनेंगे तो ही ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, और नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। एक बात आपको और बता दूं कि मंगल और सूर्य आमने सामने बैठे हुए हैं, तो काफी हद तक जो है पराक्रम योग बन रहा है आपकी कुंडली में, मंगल और सूर्य के आमने सामने बैठे होने की वजह से। मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि आप मेहनत करते हैं तो शत्रुओं के ऊपर ये आपको विजय हासिल करवाएंगे, कंपटीशन वगैरह में सफलता हासिल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सीधे नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं। आपकी नवमांश कुंडली वर्गोत्तमी है, यानी कि वो वृषभ लग्न की ही बनती है। इसका मतलब है कि कुंडली थोड़ी बली हो जाती है, मेहनत करेंगे सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुध वहां पर 12वें घर में ही विराजमान है और इसी राशि में है, तो बुध के पास भी जो बल है वो बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि बुध जो है वो वर्गोत्तमी हो रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल वहां पर स्वग्रह ही है, सप्तम भाव में जाकर के अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं कि कुंडली मिलान करवा लेंगे तो विवाह टूट जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुंडली मिलान नहीं होगी तो परेशानी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो कुंडली मिलान कर लें,
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र आपका वहां पर भी बढ़िया स्थिति में नजर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। चंद्रमा भी आपका ठीक है। सूर्य जो आपको यहाँ पर उच्च की राशि में नजर आ रहा है वो वहां पर नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए, तो ये वीक पॉइंट बनता है। सूर्य यानी कि पिता, और यहाँ पर जो पिता के भाव के स्वामी ग्रह शनि वो भी बढ़िया स्थिति में नहीं है, और जो सूर्य उच्च के नजर आ रहे हैं वो नवमांश कुंडली में नीच की राशि में। तो हो सकता है तो आपके जीवन में जो पिता की स्थिति है वो बहुत बेहतर ना हो, क्योंकि ये आपके दोनों ही चार्ट्स को देखने के बाद नजर आ रहा है। तो कुछ उपाय करने जरूरी है, आपको उपाय कर लेंगे तो स्थिति काफी पॉजिटिव रहने वाली है। शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार आपके लिए बेस्ट रहेगा। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए ओपल रत्न धारण करें 7 सवा 7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को आपको इसे धारण करना है। अगला उपाय है नित्य ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको कम से कम जाप करना चाहिए। समय हो तो 3 माला जाप भी कर सकते हैं। नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आप अभिषेक करेंगे। इससे जो है जो केमद्रम दोष बन रहा है चंद्रमा का, वो भी काफी हद तक उसका दुष्प्रभाव खत्म होता जाएगा। चंद्रमा की महादशा भी जो आपको चल रही है ये भी बेहतर परिणाम और सकारात्मक रिजल्ट आपको देने लगेगी। नित्य ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, ताकि आपका जो बुद्ध है वो बेहतर होता चला जाए। और आखिरी जो उपाय है आपके लिए वो ये है कि नित्य आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। संभव हो तो गले में 4 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने आप धारण कर सकते हैं। उसको आपको लाल धागे में बनवा करके शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल को धारण करना चाहिए। धन वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ आपको मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।